Welcome to lecture 3 of week 1 of Introduction to Logic course। आज इस लेक्चर में और इसके बाद के लेक्चर में हम लॉजिक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लॉजिक के वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिनको लॉजिक पढ़ते समय सबसे पहले सीखना ज़रूरी होता है। उनमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है आर्गुमेंट्स का। आर्गुमेंट्स से ही एसोसिएटेड एक कॉन्सेप्ट होता है इन्फरेंस का, जिसको पिछले लेक्चर में भी आया था। उसको समझते हुए फिर इस लेक्चर में और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिनको कि प्रोपोजिशंस भी कहा जाता है। स्टेटमेंट्स को समझते हुए हम स्टेटमेंट एंड सेंटेंस के बीच डिफ्रेंशिएट करना भी, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है और क्यों डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है, इस बात को समझेंगे। इसी क्रम में हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे और कंपाउंड स्टेटमेंट्स की खासियत क्या होती है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आगे एक कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ स्टेटमेंट होते हैं एम्बेडेड स्टेटमेंट्स, उनकी चर्चा भी आएगी। और इसके उपरांत जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा कंक्लूजन एंड प्रीमिसेस। प्रीमिस एंड कंक्लूजन शब्द का प्रयोग पिछले लेक्चर्स में मैंने एक जगह पे किया था, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग इसको टेक्निकली समझने का प्रयास करेंगे। कंक्लूजन और प्रीमिस का कॉन्सेप्ट समझने के बाद से हम ये देखेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कंक्लूजन और प्रीमिस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है किसी आर्गुमेंट में कि आप पहचान पाएँ कि उस आर्गुमेंट में प्रीमिसेस कौन से हैं और कंक्लूजन कौन सा है। अगर ऐसा नहीं पहचान पाते हैं तो फिर आर्गुमेंट है या नहीं है ये भी कह पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सभी प्रोपोजिशंस, जितने प्रोपोजिशंस आने चाहिए वो नहीं आते हैं। कुछ बातें अनकही छोड़ दी जाती हैं जो रीडर है उसको समझने के लिए कि ये रीडर इतनी बात तो समझता ही होगा। तो ऐसे जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जिनमें सभी बातें पूरी तरह कही नहीं रहती हैं, उनको कहते हैं एंथीमीम। और वो क्या होते हैं उनको एग्जांपल्स के साथ इस पार्ट में समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि आर्गुमेंट एंड एक्सप्लेनेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम ये लेक्चर शुरू करते हैं अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा समझने के लिए वो है आर्गुमेंट का। आर्गुमेंट्स शब्द लगभग सभी ने सुना होगा, किसी के साथ आर्गुमेंट हो गया। ऐसे जब हम बोलते हैं तो हम उन बातों के लिए बोलते हैं जब हम दो लोगों के बीच किसी तरह का वाद विवाद होता है, एक कहा सुनी होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि इनसे आर्गुमेंट हो गया। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ होती है कि हम किसी बात के लिए, किसी मुद्दे को स्थापित करने के लिए या किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हम आर्गुमेंट कर रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच फ़र्क होता है और जो हमने पहले बताया उसको कहते हैं आर्गुमेंट विथ, एंड जो बाद में बताया कि किसी मुद्दे के लिए, किसी पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड आर्गुमेंट फॉर। सो हमको शुरू में ही जब भी हम आर्गुमेंट का, यहाँ पे आर्गुमेंट को कॉन्सेप्ट, आर्गुमेंट के नेचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ये क्लियर रहना चाहिए हमारे माइंड में कि आर्गुमेंट फॉर इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्गुमेंट विथ। आर्गुमेंट विथ से हमारा बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। सीधे लॉजिशियंस को आर्गुमेंट विथ से सरोकार नहीं होता है। उनका मेन कंसर्न जो होता है वो आर्गुमेंट फॉर के लिए होता है। और अगर देखें तो लॉजिशियंस का ओवरऑल मेन कंसर्न क्या है, प्रिंसिपल कंसर्न क्या है, किसको लेकर वो लगातार चिंतित रहते हैं, तो वो है आर्गुमेंट्स। और उसमें भी आर्गुमेंट्स फॉर, ना कि आर्गुमेंट विथ। तो आर्गुमेंट फॉर और आर्गुमेंट विथ के इस डिफ्रेंशिएशन के बाद से हम ये भी समझ लेते हैं कि जब कभी भी आर्गुमेंट विथ होता है, आर्गुमेंट विथ समवन होता है, इवन व्हेन वी आर्ग्यू विथ समवन, वी आर्ग्यू विथ समवन फॉर सम कंक्लूजन और प्रोपोजिशन। जब हम किसी के साथ
आर्ग्यू करते हैं उसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, हम किसी पॉइंट के लिए, किसी मैटर पे हम उसके साथ लड़ रहे होते हैं या झगड़ रहे होते हैं। लड़ना झगड़ना यहाँ वर्बल है, कहा सुनी जो भी है, उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट है, हमारा एक निष्कर्ष है जिसको हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और उसके अपोजिट पॉइंट को इस्टेब्लिश करना चाहता है हमारा अपोनेंट। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर आर्गुमेंट विथ में आर्गुमेंट फॉर इन्वॉल्व रहता है और आर्गुमेंट फॉर वहाँ पर जो है वो लॉजिशियन का कंसर्न बनता है। तो जब भी हम आर्गुमेंट्स की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स यहाँ पे जब डिफ़ाइन किया जाएगा तो हमको आर्गुमेंट फॉर डिफ़ाइन किया जा रहा है ऐसा समझ के चलेंगे। आगे हम देखते हैं कि कैसे आर्गुमेंट को दिखाया जाता है, क्या आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट किसको कहते हैं। तो आर्गुमेंट की डेफिनेशन के रूप में आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, एनी ग्रुप ऑफ प्रोपोजिशंस of which one is claimed to follow from the others, which are regarded as providing support or grounds for the truth of that one। एक set of proposition, एक कुछ propositions क्या होते हैं, अभी proposition वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है तो हम लोग स्टेटमेंट बोल लेते हैं, और propositions और स्टेटमेंट ये जो वर्ड्स इस डेफिनेशन में आ रहे हैं ये हम अगले कॉन्सेप्ट के रूप में इसको क्लैरिफाई करेंगे। आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट के क्लैरिफिकेशंस हम देख रहे हैं उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा कि वो प्रोपोजिशंस किसको कहते हैं और स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशन किसको कहा जाता है। उससे पहले जो स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बताया गया कि एक आर्गुमेंट क्या होता है उसको जानने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। एक आर्गुमेंट एक सेट ऑफ प्रोपोजिशन होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है, लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है। एक सेट ऑफ प्रोपोजिशन ही आर्गुमेंट होता है, इतना ही कहना ये नेसेसिटी है, एक नेसेसरी कंडीशन है किसी आर्गुमेंट के लिए कि वो एक सेट ऑफ प्रोपोजिशंस हो। लेकिन सफिशिएंट तब होगा किसी सेट ऑफ प्रोपोजिशन के आर्गुमेंट होने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन की भी ज़रूरत होती है, और वो ये है कि उस सेट में से एक प्रोपोजिशन को, एक स्टेटमेंट को ये क्लेम किया जाए कि ये एक स्टेटमेंट बाकी जो उसी सेट के दूसरे प्रोपोजिशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनसे डेराइव हुआ है या उनसे निकल कर आता है। इस तरह से जब हम किसी सेट ऑफ प्रोपोजिशन में इस तरह का क्लेम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो सेट ऑफ प्रोपोजिशन है जिसमें इस प्रकार से क्लेम किया गया है, किस प्रकार से कि उसी सेट का एक प्रोपोजिशन ये कहा जा रहा है, एक प्रोपोजिशन के बारे में ये कहा जा रहा है, एक स्टेटमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इसी सेट के बाकी स्टेटमेंट से डेराइव किया गया है। इसको अगर इस तरह का क्लेम किसी भी सेट ऑफ प्रोपोजिशन में आपको देखने को मिलता है तो आप ऐसा कहेंगे कि ये एक आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है। आर्गुमेंट की ये परिभाषा समझने के बाद से हम ये देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं कि आर्गुमेंट्स किस तरह के दिखते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, सॉक्रेटिस इज़ एन एनिमल, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज़ मोर्टल। ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, लगभग हर लॉजिक की बुक में ये आर्गुमेंट के एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखा जाता है। ख़ास तौर से जब डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात आती है, और डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, वो अदर टाइप के इंडक्टिव आर्गुमेंट से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग चूँकि इंडक्टिव डिडक्टिव के चक्कर में नहीं, बल्कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम आर्गुमेंट समझ रहे हैं। आर्गुमेंट किसको कहते हैं, तो उसमें चाहे वो किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट हो, वैलिड हो, इनवैलिड हो, इंडक्टिव हो, डिडक्टिव हो, प्रोपोजिशनल हो, या टर्म लॉजिक का हो, प्रेडिकेट लॉजिक का हो, किसी भी एक ख़ास जो टाइप्स होते हैं उन सभी टाइप्स को न देख करके हम सीधे सीधे इन जनरल आर्गुमेंट्स देख रहे हैं। तो उसमें हम एक आर्गुमेंट के रूप में सबसे पहले ऑल एनिमल्स आर मोर्टल, सॉक्रेटिस इज़ एन एनिमल, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज़ मोर्टल, ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमने देखा। आगे जो दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, ऋषि इज़ आउटसाइड द हाउस बिकॉज
either Rishi can be in the house or outside it, and we can see that Rishi is not in the house. ये जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है उसमें आप देखेंगे कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है वो कुछ इस तरह का है कि एक ऋषि नाम का व्यक्ति, जो कि उसके लिए दो संभावनाएं बनती हैं, वो या तो घर में हो सकता है या घर के बाहर हो सकता है, और उसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और ऐड की गई है कि वो व्यक्ति घर में नहीं है। इन दोनों बातों से मिला करके कंक्लूज़न निकलता है कि वो आउटसाइड द हाउस है। तो इस तरह से ये भी एक आर्गूमेंट का एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, इफ़ Hobbes is not the author of Leviathan, then Brahma Sutra is not written by Badarayana, but Brahma Sutra is actually written by Badarayana. Therefore, Hobbes is the author of Leviathan. ये एग्जाम्पल भी आर्गूमेंट की कैटेगरी में आता है, और आर्गूमेंट को आर्गूमेंट होने के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसका सही आर्गूमेंट, गुड आर्गूमेंट होना ज़रूरी नहीं है। आर्गूमेंट, बैड आर्गूमेंट भी एक आर्गूमेंट होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नो मैन आर बॉर्न इडियट, ऑल लॉजिशियंस आर मैन, देयरफॉर नो लॉजिशियंस आर बॉर्न इडियट। कोई भी आदमी मूर्ख पैदा नहीं होता, सभी तर्कशास्त्री मनुष्य हैं, इसलिए कोई भी तर्कशास्त्री पैदाइशी मूर्ख नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जिनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि येस दीज आर गुड आर्गूमेंट्स एंड आर्गूमेंटेशन मैटर्स। आर्गूमेंट इफ़ वी आर कंक्लूडिंग लाइक दिस साउंड्स familiar, this sounds good, this sounds correct to our mind। हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं जिनको देखने के बाद से आपको लगेगा कि अगर रीजनिंग में ऐसा भी हो सकता है क्या? अगर रीजनिंग ऐसे होती है तो रीजनिंग तो फिर गड़बड़ ही है। ये एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह हो सकते हैं, ऑल लेटर्स आर नंबर्स, ए इज़ अ लेटर, देयरफॉर ए इज़ अ नंबर। If Malvi ji is the founder of BHU, then 2 + 2 is equal to 5. It's a fact that Malvi ji is the founder of BHU, therefore 2 + 2 is equal to 5. अगला एक एग्जाम्पल हम ऐसा देख सकते हैं, all blacks are white because all blacks are intelligent persons and all intelligent persons are white. इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी आपके सामने 3 आर्गूमेंट्स हैं, इन आर्गूमेंट्स में कुछ ऐसा आपके इंट्यूशंस को लगेगा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, लेकिन मज़े की बात ये है, इंटरेस्टिंग ये है कि इनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जहाँ तक आर्गूमेंट की बात की जाए, जहाँ तक रीजनिंग की बात की जाए, ऑल आर वैलिड रीजनिंग केसेस। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें जो आपको आपके इंट्यूशन को गड़बड़ लग रहा है, वो गड़बड़ी कहाँ से आ रही है? वो उसका मुख्य कारण है कि इनके प्रीमिसेस गलत हैं। प्रीमिसेस के गलत होने पर भी जो हमारा आर्गुमेंट है वो सही हो सकता है। हमारा आर्गुमेंट का सही होना प्रीमिसेस के गलत होने पे डिपेंड नहीं करता है। ये सब बहुत ही डिटेल में अच्छे से हम लोग आने वाली क्लासेस में समझेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या कभी क्या ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें कि लगे कि ये आर्गुमेंट है बट आर्गुमेंट न हो। तो ऐसे जो कुछ केसेस आते हैं, आर्गुमेंट की डेफिनेशन में हमने देखी कि सेट ऑफ प्रोपोजिशंस के साथ एक क्लेम का होना भी ज़रूरी है। वो जो क्लेम नहीं हो तो वो सेट ऑफ प्रोपोजिशन कभी भी आर्गुमेंट नहीं बनता है। उसी से कोरोलरी के रूप में उसी से डेराइव हुई कुछ बातें हैं जिनको स्पष्ट कर लेना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आर्गुमेंट नहीं कह सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले एक बात आती है कि अगर कोई ऐसा सेट ऑफ प्रोपोजिशन है जिसमें कि जो उस सेट के स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, तो ऐसे अनकनेक्टेड स्टेटमेंट्स का जो सेट है वो आर्गुमेंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्गुमेंट होने के लिए स्टेटमेंट्स के बीच आपस में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, बनानाज आर बेरीज,
द एफिल टावर वॉज ऑलमोस्ट डेमोलिस्ड, पेंगुइन्स हैव नीज, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ नॉट विजिबल फ्रॉम स्पेस। ये जो कुछ स्टेटमेंट्स का एक सेट आपके सामने रखा गया है, इस सेट में जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपस में अनकनेक्टेड हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण से हम नहीं कह सकते कि ये सेट ऑफ प्रोपोजिशन, भले सेट ऑफ प्रोपोजिशन है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये एक आर्गुमेंट है। अगला जो हमारा केस जिसको समझ लेना ज़रूरी है कि वो आर्गुमेंट नहीं होगा, उसके लिए हमको ये देखना होगा कि अगर क्या, अब हम पूछ सकते हैं कि क्या कोई कनेक्टेड स्टेटमेंट्स का सेट हो, जो कि स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड हों, तो हर कनेक्टेड स्टेटमेंट्स का सेट क्या आर्गुमेंट हो जाता है। तो उसके लिए भी उत्तर नेगेटिव है, ना में है। उसका ये हमको समझना ज़रूरी है कि हर प्रकार से कनेक्टेड स्टेटमेंट्स का सेट आर्गुमेंट नहीं होता है, बल्कि एक ख़ास प्रकार से जिसमें कि एक क्लेम होता है कि एक प्रोपोजिशन उसी सेट के बाकी प्रोपोजिशन से डेराइव हुआ है। इस प्रकार का अगर क्लेम नहीं वहाँ पर है तो वो सेट आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ऑल मैन आर मोर्टल एंड ऑल लॉजिशियंस आर मैन, ऑल्सो ऑल लॉजिशियंस आर मोर्टल। ये जो तीन बातों का एक सेट आपके सामने रखा गया है, उसमें तीनों बातें एक दूसरे से कनेक्टेड तो हैं। तीनों बातें जो मैन है, मोर्टल है और लॉजिशियंस हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेट तो हो रहे हैं। पहली बात दूसरे को कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है क्योंकि दोनों में मैन की बात की गई है। दूसरी बात जो है वो तीसरी से रिलेट कर रही है क्योंकि दोनों में लॉजिशियंस की बात की गई है। उसी तरह पहली और तीसरी बात भी आपस में रिलेट कर रही है क्योंकि उन दोनों में मोर्टल की बात हुई है। तो ये जो रिलेशन आपको दिख रहा है, वो रिलेशन के साथ साथ आपको कुछ और भी रिलेशन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से एंड से कनेक्टेड है, और जो तीसरा स्टेटमेंट है वहाँ पे जो ऑल्सो लगा है वो भी काइंड ऑफ एंड ही है। तो इस तरह जो तीन स्टेटमेंट्स हैं तीनों एंड से कनेक्टेड हैं। तो ये ऐसे हो गया जैसे तीन बातें एक ही चीज़ के बारे में या एक मुद्दे पर तीन बातें बोल दी गई हैं, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि एक दूसरे से डेराइव हुआ है या एक बाकी से डेराइव हुआ है। ऐसी बात का क्लेम अगर उस सेट में किसी भी सेट में नहीं है तो वो आर्गुमेंट नहीं होगा। अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स वेंट होम आफ्टर हाफ टाइम, द होम टीम वॉज सो डोमिनेंट दैट द गेम हैड बिकम बोरिंग। जितने दर्शक थे वो आधे समय के बाद अपने घर चले गए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो घरेलू टीम थी वो इतनी हावी हो गई थी कि गेम में कुछ मज़ा नहीं रह गया था, बोरिंग हो गया था गेम। ये जो बात है वो कनेक्टेड बातें तो हैं, बातें आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा क्लेम नहीं हो रहा है कि जो दूसरी बात या पहली बात वो बाकी बातों से निकाली जा रही है। इस प्रकार का कोई क्लेम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यह सेट भी आर्गुमेंट नहीं कहा जाएगा। तो हमने दो चीज़ें अभी तक देखी क्या आर्गुमेंट नहीं हो सकते हैं। उसमें पहला था कि अगर स्टेटमेंट्स अनकनेक्टेड रहें तो कोई सेट में आ जाएं फिर भी वो एक आर्गुमेंट नहीं कहे जाएंगे। हमने दूसरी बात ये भी स्पष्ट की कि अगर कनेक्टेड स्टेटमेंट्स हों लेकिन एक जो ख़ास तरह का कनेक्शन हमको चाहिए आर्गुमेंट होने के लिए वो ना हो तो भी आर्गुमेंट की कैटेगरी में वो नहीं आएगा। अब एक और रेस्ट्रिक्शन हम देख लेते हैं कि जब भी हम इस क्लेम से ही इस बात का डेरिवेशन हो जाता है, जब हम क्लेम कर रहे हैं कि एक बात दूसरी बाकी बातों से निकाली गई है, तो इस प्रक्रिया में कम से कम दो तरह के स्टेटमेंट्स का होना ज़रूरी है। एक वो जो निकाली गई है और एक वो टाइप के स्टेटमेंट जिनसे वो बात निकाली गई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कम से कम दो स्टेटमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर दो स्टेटमेंट्स नहीं रहे कम से कम तो आर्गुमेंट नहीं बन सकता है। तो इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा बोलते समय हमको इस बात को थोड़ा सा क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें कुछ बातें जोड़नी पड़ेंगी आपके इस बात को स्पष्ट रखने के लिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और कंपाउंड भी होते हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट से डिफ्रेंशिएट इस बात में करते हैं कि कंपाउंड स्टेटमेंट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स
दो या दो से अधिक स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्ट होकर आते हैं, तो अगर हम किसी कंपाउंड स्टेटमेंट को लेकर ये बोलें कि ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता, तो ये बात उतनी सटीक नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आर्गुमेंट को आप कंपाउंड स्टेटमेंट के फॉर्म देकर रख सकते हैं। लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं एक सिंगल स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं हो सकता, तो इसमें एक क्वालिफ़िकेशन जोड़ना ज़रूरी है, इस बात को क्वालिफाई करना ज़रूरी है कि एनी सिंगल सिंपल स्टेटमेंट कांट बी एन आर्गुमेंट, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट्स में और भी पार्ट्स नहीं हो सकते। वो ऐसा नहीं है सिंपल स्टेटमेंट की 2-3 स्टेटमेंट से जुड़ के बना हो। तो सिंपल स्टेटमेंट में चूँकि एक ही स्टेटमेंट है और वो सिंपल स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें दो बातें आई हैं, एक दूसरे के बारे में, एक के बारे में ये क्लेम है कि वो दूसरे से या बाकी से निकला है। तो सिंपल स्टेटमेंट में ये संभावना न होने के कारण हम कहेंगे कि एक सिंगल सिंपल स्टेटमेंट कभी भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एक सिंगल स्टेटमेंट है लेकिन सिंपल स्टेटमेंट नहीं है और आर्गुमेंट है। इफ़ राम इज़ टॉलर दैन श्याम एंड श्याम इज़ टॉलर दैन हरी, देन राम इज़ टॉलर दैन हरी। ये एक आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस का, एक ही स्टेटमेंट का पार्ट है, जिस स्टेटमेंट को आप बोल सकते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट है। इसमें जो पहले के दो स्टेटमेंट हैं वो प्रीमिस की तरह आ रहे हैं और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कंक्लूज़न की तरह आ रहा है। प्रीमिस, सारे प्रीमिसेस एंड से जुड़े हुए हैं। इन तीनों बातों को समझने के पश्चात कि ये तीनों चीज़ें जब भी आएंगी वो लग सकती हैं कि ये आर्गुमेंट है लेकिन आर्गुमेंट नहीं होंगी। पहला, कभी हमको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कोई भी अनकनेक्टेड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर्गुमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि कोई भी कनेक्टेड, किसी भी प्रकार से कनेक्टेड हो सेट ऑफ प्रोपोजिशंस, वो भी संभावना है कि उसमें आर्गुमेंट, वो उसमें भी ये संभावना है कि वो आर्गुमेंट न हो। तो जो हमारा ख़ास रिक्वायरमेंट है कि इस प्रकार से कनेक्शन होना चाहिए वो ज़रूरी है। फिर अगला जो हमने समझा कि सिंपल स्टेटमेंट्स, सिंगल सिंपल स्टेटमेंट कभी आर्गुमेंट नहीं हो सकते हैं। तो हमने ये देखा सबसे पहले नेचर ऑफ आर्गुमेंट को समझते हुए आर्गुमेंट किसको कहते हैं, आर्गुमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या हैं। एग्जाम्पल्स जब हमने दिए तो वो कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जो कुछ आपके इंट्यूशन को बहुत ही सूटेबल लगेंगे, कुछ काउंटर इंट्यूटिव लगेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए। फिर हमने ये भी स्पष्ट किया कि आर्गुमेंट्स क्या, कौन सी चीज़ें क्लोजर हैं, आर्गुमेंट की आइडिया से बहुत क्लोज कनेक्शन रखती हैं लेकिन वो आर्गुमेंट नहीं हैं। इसको समझने के पश्चात हम देखते हैं कि जब भी हम आर्गुमेंट को सामने कोई भी आर्गुमेंट लेते हैं तो वो आर्गुमेंट में अभी कहा गया कि एक क्लेम होता है। वो क्लेम केवल ऐसे ही नहीं होता है, वो क्लेम इसलिए होता है क्योंकि उस क्लेम के पीछे एक इन्फरेंस काम करता है। इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन प्रोपोजिशन इज़ अराइव्ड एट एंड अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर प्रोपोजिशन और प्रोपोजिशन। एक प्रोसेस जिसके द्वारा एक प्रोपोजिशन पर पहुंचा जाता है, एक स्टेटमेंट पर पहुंचा जाता है या उस स्टेटमेंट को अफर्म किया जाता है किसी दूसरे प्रोपोजिशंस के बेसिस पर। तो ये जो इन्फरेंस की प्रक्रिया है वो ऑब्वियस है कि हमारे माइंड में चलती है। ये और भी जब हम माइंड की फंक्शनिंग को समझ रहे थे तो उसमें आर्गुमेंट के इंटरनल काउंटर पार्ट के रूप में इन्फरेंस को देखे थे। तो हमेशा जब भी आपसे ये क्लैरिफिकेशन कहीं पर मांगा जाए कि आर्गुमेंट क्या है और इन्फरेंस क्या है, उनके बीच का आपसे रिलेशन क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्गुमेंट्स आर अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इन्फरेंसेस। इन्फरेंस की प्रक्रिया में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं उनको जब एक स्पष्ट रूप से सामने रख दिया जाता है इकट्ठा, तो वो उस प्रक्रिया का क्लेम लेके आते हैं और कि वहाँ वो प्रक्रिया अपनाई गई है। उस क्लेम के साथ जब वो सेट ऑफ प्रोपोजिशन के रूप में सामने आते हैं तो आर्गुमेंट कहे जाते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज़ कॉल्ड इन्फरेंस। तो प्रोसेस और प्रोडक्ट का एक तरह का इनका आपसी रिलेशन है। और ये भी समझने की बात ज़रूरी है कि हर आर्गुमेंट में हमेशा ही उसके बैकग्राउंड में एक इन्फरेंस काम कर रहा होता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझेंगे हम लॉजिक को समझने के प्रयास में,
तो वो है, अभी हमने जो आर्गुमेंट का डेफिनेशन समझा उसमें एक टर्म आया था स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। आर्गुमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमने ऐसे डिफ़ाइन किया कि एक प्रोपोजिशन को जब दूसरे प्रोपोजिशन से निकाला गया है, ऐसा दावा किया जाए किसी सेट ऑफ प्रोपोजिशन में, तो वो कहलाएगा आर्गुमेंट। तो यहाँ पे जो प्रोपोजिशन है ये एक ख़ास समझने वाली एक टेक्निकल टर्म है, जिसको कि अगर नहीं समझा गया तो वहाँ पर भी कुछ कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं जो हमारी लॉजिक को, अंडरस्टैंडिंग को ख़राब कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहली जो बात है वो स्टेटमेंट्स के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि स्टेटमेंट्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रीजनिंग। जो हमारा आर्गुमेंट है, जो हमारी रीजनिंग है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं से मिलकर ही, जैसे एक हमारे ईंटों से घर बनता है, उसी तरह हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे आर्गुमेंट्स बनते हैं। तो आर्गुमेंट्स को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स के बारे में और अगर डेफिनीशन के रूप में कुछ कहना हो, कुछ बहुत ही प्रिसाइजली बताना हो कि स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट्स आर दैट व्हाट इज़ टिपिकली असर्टेड बाय अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के द्वारा जो टिपिकली असर्ट किया जाता है वो स्टेटमेंट होता है, बट नॉट द सेंटेंस इटसेल्फ। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि सेंटेंस एक चीज़ है और स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन दूसरी चीज़ है। सेंटेंस में जो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस की चर्चा आगे और भी जब इसको क्लैरिफाई करेंगे। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कुछ डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर करना मतलब कुछ तथ्य को बताते हैं, जैसे कि दुनिया में स्थिति, वस्तु स्थिति ऐसी है, ऐसा बताने वाले, या ऐसी स्थिति नहीं है, इस तरह के फैक्ट को, तथ्य को बताने वाले, डिक्लेयर करने वाले स्टेटमेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो ही क्वालिफाई होते हैं स्टेटमेंट्स कंसिडर किए जाने के लिए। तो यहाँ पर इस चर्चा को हम इस डेफिनीशन को पूरा कर लें। स्टेटमेंट्स का जो डेफिनीशन है उसमें हमने देखा कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस के द्वारा जो असर्ट किया जाता है वो चीज़, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक चीज़ है और जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के द्वारा जो असर्ट किया जाता है वो दूसरी चीज़ है। उस चीज़ को जो असर्ट किया जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के द्वारा वो कहा जाता है स्टेटमेंट। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी इधर ट्रू और फॉल्स। कोई भी स्टेटमेंट जब होता है तो हर स्टेटमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। Although the truth or falsity of a given statement may be unknown, एक स्टेटमेंट है, मान लीजिए कि उसका ट्रुथ नहीं भी पता है तो भी वो स्टेटमेंट हो सकता है। हम इस चर्चा को अगले लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।